पहला चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है इसलिए इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सो आप ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं पहले चैप्टर का, हिस्ट्री का, क्लास 10th का। आगे के पार्ट्स आते रहेंगे, आप उनको देखते रहिएगा। चलते हैं चैप्टर की ओर। तो नेशनलिज्म आप चैप्टर में ही पढ़ पा रहे होंगे, चैप्टर के नाम में ही, कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो उसमें एक शब्द आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, नेशनलिज्म। नेशनलिज्म क्या होता है? चलिए इसको ध्यान से पढ़ते हैं कि नेशनलिज्म क्या होता है। हिंदी में इसी को राष्ट्रवाद भी बोलते हैं। नेशनलिज्म को हिंदी में राष्ट्रवाद बोलते हैं। राष्ट्रवाद या फिर नेशनलिज्म एक ऐसी विचारधारा या फिर आंदोलन है जो विशेष राष्ट्र, यहां पे राष्ट्र कहने का मतलब कुछ ग्रुप पीपल्स के जो एक निश्चित दायरे में रहते हो उसी को राष्ट्र मान लिया जाएगा। आप एक एग्जांपल लीजिए कि अपना भारत एक राष्ट्र है, तो एक निश्चित सीमा में जो लोग रहते हैं ये अपना भारत राष्ट्र है। ठीक, तो उसी तरीके से एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि राष्ट्रवाद एक विचारधारा यानी कि सोच, थॉट या फिर आंदोलन आप कह सकते हैं कि मूवमेंट। ठीक, यानी कि नेशनलिज्म एक आइडियोलॉजी या फिर मूवमेंट है जो कि एक विशेष राष्ट्र के हितों को बढ़ावा देता है, यानी कि उनके प्रॉफिट को लेकर के बढ़ावा देता है, यानी उनका अच्छा हो, उनका भला हो, ये नेशनलिज्म आपको बताता है। अब ये बढ़ावा तो राष्ट्र के हितों को देता है, यानी कि राष्ट्र में रहने वाले जो लोग हैं उनको बढ़ावा मिलता है। इसी के साथ अपने मातृभूमि पर, यानी कि जो हमारा देश है, जिस देश में हम रहते हैं, जिस जगह पे हम रहते हैं, तो अपने मातृभूमि पर देश का गवर्नेंस बनाए रखने के लिए, यानी कि जो देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में होगा वो आपके शहर देवरिया में, गोरखपुर में भी होगा। ठीक है, ये हर एक राष्ट्रवादी व्यक्ति चाहता है। ठीक, तो इस चीज को थोड़ा समझने की जरूरत है, बहुत डीपली इसको समझिएगा कि आप जिस जगह पर रहते हैं आप चाहते हैं कि आपके देश का गवर्नेंस वहां तक रहे, आपकी जगह पे किसी दूसरे देश का गवर्नेंस लागू न हो। तो ये जो थॉट प्रोसेस है, ठीक है, या फिर ये जो मूवमेंट है, इसी को राष्ट्रवाद बोलते हैं। इंग्लिश में उसी को नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब अगला टॉपिक, स्टोरी ऑफ फ्रेडरिक सोर्यू। ये क्या है? तो थोड़ा सा फ्रेडरिक सोर्यू के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये एक आर्टिस्ट थे, फ्रेडरिक सोर्यू। ये एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि 1948 में, आपके स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा, सारी चीजें ब्रीफली लिखी हुई हैं। तो फ्रेडरिक सोर्यू जो थे ये एक ऐसे आर्टिस्ट थे जो कि 1948 में 4 प्रिंटों का सीरीज लेकर के आए थे। 1848 में, माफ कीजिएगा, 1848 में ये 4 प्रिंट्स लेकर के आए थे। ठीक है, इस जो पेंटिंग थी, इस पेंटिंग के माध्यम से वो ये दिखाना चाहते थे कि उनके सपनों का संसार कैसा होगा, और वो उसमें बखूबी इस चीज का चित्रण किए थे कि किस प्रकार से लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी और सामाजिक गणतंत्र का मतलब ये कह सकते हैं कि सोशल, और गणतंत्र का मतलब रिपब्लिक। तो सोशल रिपब्लिक किस तरीके से जनता के पास होगा, डेमोक्रेसी और सोशल रिपब्लिक जन का माहौल हो, इस तरीके का वो चित्रण किए थे अपने पेंटिंग में। ये बात याद रखिएगा। जिसमें पहला प्रिंटिंग किया, अभी आप आगे प्रिंटिंग देख पाएंगे, चारों प्रिंटिंग। जिसमें पहले प्रिंटिंग की अगर बात करें तो उसमें जो देश थे वो यूरोप और अमेरिका के लोग, खास करके जो कि सभी उम्र और सामाजिक वर्ग, यानी कि हर सोसाइटी के लोग थे।
ठीक है, हर उम्र के लोग थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, ठीक है, और महिलाएं भी थीं। यानी कि वो अपने उस पेंटिंग के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि जो सोसाइटी है, ये सोसाइटी के हर एक अंग में महिलाएं भी, बच्चे भी, पुरुष भी, ये सभी लोग अपना योगदान दें। ये उनकी थिंकिंग थी और उस थिंकिंग को वो अपने पेंटिंग्स के माध्यम से दिखाए थे। कौन दिखाए थे? फ्रेडरिक सोरियो। अब उनके पेंटिंग में एक लंबी लाइन बनाकर सभी लोग मार्च कर रहे हैं और वे लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शायद आपको यह पता होगा कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक महिला व्यक्ति के रूप में दिखाया गया था। आप उस प्रिंटिंग में देखेंगे तो एक मशाल पाएंगे, मशाल जो जलाया जाता है, जो वहां पे प्रबुद्धता का साइन है। प्रबुद्धता का मतलब कि एक अच्छी सोच, अच्छा थॉट जिनके पास होता है उनको प्रबुद्ध व्यक्ति बोलते हैं या फिर प्रबुद्ध जन बोलते हैं। तो एक अच्छी सोच का परिचायक जो व्यक्ति हो उसे प्रबुद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो प्रबुद्धता के रूप में उस मशाल को दिखाया गया है और वहीं दूसरी ओर मनुष्य के हक या फिर इंग्लिश में उसी को बोलते हैं राइट्स का एक चार्ट दिखाया गया है। सोरियो यानी कि जो वो आर्टिस्ट थे, तो सोरियो की दृष्टि में दुनिया के लोगों को अलग अलग राष्ट्रों यानी कि नेशंस के रूप में बांटा गया है। यानी कि जो सोरियो थे वो दुनिया को अलग अलग नेशंस में बांटे थे। दुनिया में आपका पूरा संसार आ जाता है और उसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया था सोरियो की पेंटिंग में। और उन राज्यों को किस तरीके से दिखाया गया था? झंडे के रूप से, झंडे या फिर जो वहां का कपड़ा हो, जो वहां का विशेष कपड़ा हो, उसके साइन से दिखाया गया था उसमें, ठीक है। या फिर उस पर्टिकुलर देश का झंडा, फ्लैग, या फिर वहां का जो पर्टिकुलर कपड़े हैं, परिधान जो हैं, क्लोथ्स जो हैं, उनके हिसाब से वो दिखाए थे। आर्टिस्ट ने एक लोकतांत्रिक संविधान के तहत जो बटे हुए राज्य थे उन्हें एक रूप में लाने के लिए यह पेंटिंग बनाया था। यानी ये जो पेंटिंग था, वो जो आर्टिस्ट थे वो जो बटे हुए छोटे छोटे से राज्य थे उनको एक साथ ले आकर के और अपनी कल्पना उस पेंटिंग के माध्यम से दर्शाए थे। तो ये छोटी सी स्टोरी थी फ्रेडरिक सोरियो और उनके पेंटिंग्स के बारे में। अब चलिए एक नजर पेंटिंग्स पे डालते हैं। तो ये कुछ 4 पेंटिंग्स की सीरीज सोरियो की थी। आप देख पा रहे होंगे, मैं जैसा बताया वैसा आप देख पा रहे होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक टॉपिक है एब्सोल्यूटिस्ट। ये क्या होते हैं? हिंदी में इन्हीं को निरपेक्ष भी कह सकते हैं। एक एब्सोल्यूटिस्ट वह होता है जो मानता है कि सरकार का सबसे अच्छा रूप वह है जिसमें पावर किसी एक व्यक्ति के पास हो। यानी एक एब्सोल्यूटिस्ट जो होगा वो ये मानेगा कि जो राष्ट्र है, पूरा जो नेशन है, उसका पूरा पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में रख दिया जाए। तो वो व्यक्ति की जो थॉट प्रोसेस होगी या फिर उसी व्यक्ति को हम एब्सोल्यूटिस्ट बोलेंगे, क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस ही ये है कि वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता रखना चाहता है। आप इसका बेहतर एग्जाम्पल देख सकते हैं उत्तर कोरिया में, जहां का तानाशाह किम जोंग है। आप वहां पे देख पाएंगे कि सारे निर्णय या फिर ये कहें कि अंतिम निर्णय किम जोंग का ही माना जाता है, या वो उस राष्ट्र के लोगों के पक्ष में हो अथवा विपक्ष में। और अजीब बात यह है कि उसके गवर्नेंस पे कोई आवाज भी नहीं उठा सकता है। यानी वहां पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। आप वहां का जो सुपीरियर लीडर है उसके ऊपर आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, और डेमोक्रेसी वहां पे बिल्कुल भी नहीं है।
तो ये सारा जो थॉट प्रोसेस, इस चीजों को जो सोचता है कि हाँ जो अपने देश का जो पावर है वो किसी एक हाथ में रख दिया जाए, तो ये जो व्यक्ति ऐसा सोचता है उसी को एब्सोल्यूटिस्ट बोलते हैं, यानी कि जो ऐसा मानता है वो एब्सोल्यूटिस्ट है। ठीक है। अब यूटोपियन, ये क्या है? यूटोपियन आप कह सकते हैं कि एक ऐसे समाज की दृष्टि या फिर एक ऐसे समाज का आइडिया जो इतना वास्तव में अच्छा होता है, इतना सभ्य होता है कि उसके होने की बस कल्पना ही की जा सकती है, वो रियल में नहीं हो सकता। यूटोपिया जो है यानी कि एक ऐसा समाज, जैसे हम सोचते हैं कि ऐसा समाज हो, ऐसा समाज हो, इतना अच्छा हो, हर कोई एक दूसरे का हेल्प कर सके, लेकिन ऐसा रियल में नहीं होता है। यूटोपिया सेम एज वही समाज की कल्पना, उसी समाज का आइडिया जो रियल में या फिर वास्तविक रूप में न होना, उसी को यूटोपिया बोलते हैं। ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था यूटोपिया का। ठीक है। इसके बाद से आप पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडियाज ऑफ द नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन और आइडिया उस नेशन का। तो फिर हम इस पे क्या कह सकते हैं कि जो नेशनलिज्म है, इसका सबसे पहला एक्सप्रेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही निकल के आया था, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान ही नेशनलिज्म शब्द निकला। ठीक। जो कि 1789 में एक मोनार्की और एक क्रूएल किंग, एक निरंकुश राजा के खिलाफ हुआ था। ये आप क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के मद्देनजर आए राजनीतिक और संवैधानिक, राजनीतिक मीन्स की पॉलिटिकल और संवैधानिक मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के मद्देनजर पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल बदलाव ने राजशाही यानी कि मोनार्की जो थी, ठीक है, वो जो राजशाही में बदलाव आया फ्रेंच लोग के वजह से, ठीक है, वो लोग क्या किए कि एक बॉडी बनाए। ठीक है। और सारा जो मोनार्की का पावर था वो उस बॉडी यानी कि निकाय, बॉडी मीन्स ये नहीं कि कोई एक व्यक्ति, बॉडी मीन्स टीम ऑफ सम एक्टिव पीपल्स, आप ये कह सकते हैं कि उनका एक निकाय बनाया गया और जो एक राजा के पास जो सत्ता की ताकत थी वो सौंप दिया गया, उस निकाय को, उस बॉडी को सौंप दिया गया। ठीक है। और रिवॉल्यूशन के द्वारा ये घोषणा भी किया गया था, यानी कि ये अनाउंसमेंट भी किया गया था कि ये ऐसे लोग हैं जो राष्ट्र बनाएंगे और राष्ट्र के भाग्य को भी यही तय करेंगे, यानी कि जो वो निकाय थी वही राष्ट्र भी बनाएगी और राष्ट्र के भाग्य को भी वही तय करेगी। अब नेक्स्ट जो है इसमें क्या था कि इसके बाद से लॉ पैट्री, यानी जिसको पितृभूमि कहा जाता है, यानी कि जो पिता की भूमि हो, और ले सिटोयन। तो ले सिटोजन जो था ये किसको बोलते हैं? सॉरी, ले सिटोयन जो था ये सिटीजन यानी कि नागरिक। ठीक है। तो ये इसकी शुरुआत की गई जो कि संविधान के अंतर्गत थी, वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत थी। ठीक है। ताकि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी लोग समान रूप से यानी कि बराबर सभी लोग अपने अधिकारों का आनंद ले सके, और हर एक समुदाय पर इसमें जोर दिया गया था, यानी कि किसी को भी विशेष सुविधा नहीं मिली थी। ठीक है। अब इसके बाद से चलते हैं नेक्स्ट। इसी में अगला था कि एक नया फ्रेंच फ्लैग बनाया जाएगा जो कि तिरंगा होगा, 3 कलर का होगा। और ये फ्रेंच फ्लैग इसलिए चूज किया गया था ताकि जो पुरानी राजशाही थी ना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ उसके बाद की ये सारी घटनाएं चल रही हैं, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब उस राजा, जो राजा था वहां का, जब उसको उखाड़ फेंका गया तो उसके जो पैलेस थे, जो उसके सारे साइन थे, उसको हटाने के लिए उसके राज्य का झंडा हटा करके और एक दूसरा झंडा डिजाइन किया गया जो कि इसके लिए वो साइन था कि अब यहां से तानाशाही खत्म हो गई है, यानी कि तानाशाही के हटने का ये प्रतीक था जो तिरंगा झंडा था वहां के लिए। अब इसके आगे क्या और बदलाव हो पाए थे वहां पे? वहां के जो स्टेट जनरल थे, वहां के जो स्टेट जनरल थे वो हमेशा क्या होते थे? वहां के एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा चुने जाते थे, जिसे नेशनल असेंबली भी कहा जाता था। ठीक। इसके आगे चौथा, राष्ट्र के नाम पर नए भजन बनाए गए।
ठीक है, और शपथ लिया गया और शहीदों को याद किया जाता रहा हमेशा। ठीक है, अगला इसके आगे इसी टॉपिक के अंतर्गत में अगला जो आएगा वो है कि एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। केंद्रीय यानी कि सेंट्रलाइज्ड और प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया। ठीक है, एक केंद्रीय और प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई वहां पे, जो अपने क्षेत्र में सभी नागरिकों के लिए समान कानून तैयार करा करके और लागू कराती थी वहां पे। ठीक है, ताकि एक जो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव जो सिस्टम था ये क्या करेगा कि ये पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को सभी के पास तक समान सुविधाएं पहुंचे, इस चीज को क्या करता था, कंफर्म करता था। इसके बाद से इसी टॉपिक में अगला क्या आता है कि एक जो वहां पे इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और ड्यूज पहले के थे, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और जो बकाए थे, इस चीज को क्या किया गया कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया और समान प्रणाली यानी कि सभी के लिए इक्वल प्रणाली यानी कि सिस्टम लागू कर दिया गया कि अब जो होगा सभी के लिए एक लॉ होगा और एक ही सिस्टम होगा। ठीक, और फिर एक और भी चीज हुआ कि जो वहां पे रीजनल जो बोलियां थी, जो क्षेत्रीय बोलियां थी, उनको डिस्करेज किया गया और यानी कि उनको दबाया गया और फ्रेंच भाषा जो वहां की राष्ट्र भाषा बनी फ्रेंच, उसको क्या किया गया कि अपलिफ्ट किया गया, उसको और ऊपर बढ़ाया गया और उसी को फाइनली लैंग्वेज ऑफ द नेशन घोषित कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे, ऐसे पॉइंट्स थे जो कि आइडियाज ऑफ नेशंस जो वहां के फ्रेंच रेवोल्यूशन से निकल के आया वो था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर फर्स्ट पार्ट। अब वेट फॉर द सेकंड, या फिर आप आगे जाके देखिए सेकंड पार्ट अगर अपलोड हो गया तो आप देख सकते हैं। गाइज सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।